वेलकम बच्चों, वेलकम एवरीवन। विद इन 2 minutes, 1 minute or 2 minute, आई एम स्टार्टिंग द क्लास। और आज का टॉपिक जैसा आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो लेट्स बिगिन विद द इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के क्लास नोट्स भी अपलोड हो गए, RDPP 3 अपलोड हो जाएगी और डाउट्स अपलोड हो जाएंगे। आज तक आपने जितने डाउट्स पूछे उसका वो भी अपलोड हो जाएंगे। आप उसको लाइब्रेरी में रिसोर्सेज में जाके अपने कोर्स पेज पर देख सकते हैं। So today's class topic is electric dipole. What is electric dipole? ये बहुत आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। सोडियम क्लोराइड Na+1Cl-1, it is an electric dipole. तो electric dipole means two equal and opposite charges constitute an electric dipole. Two equal and opposite charges, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, two equal but the charges should be small. Charges should be small. Charges should be small. Opposite होने चाहिए. Separated by a very small distance 2L. Constitute an electric dipole. तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। You can see that this diagram. कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है दो चार्जेस हैं, -Q प्लस Q, -Q प्लस Q, और उनके बीच में सेपरेशन कितना है? उनके बीच में सेपरेशन है 2L। तो ये बनाते हैं डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल बनने के लिए जरूरी है दोनों चार्जेस इक्वल होने चाहिए, दोनों चार्जेस स्मॉल होने चाहिए, दे शुड बी अपोजिट चार्जेस। डायपोल तभी बनेगा जब दो चार्जेस इक्वल हो मैग्नीट्यूड में, बट दे शुड बी अपोजिट, दे शुड बी अपोजिट, दे शुड बी अपोजिट चार्जेस। तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, और इक्वल और अपोजिट होने के साथ साथ दे शुड बी एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी बहुत छोटा होना चाहिए। यहाँ इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर लीजिए। -Q एक चार्ज है, दूसरा चार्ज है +Q, और उनके बीच में हमने सेपरेशन कितना माना है 2L। तो देखिए चार्ज +Q एंड -Q को क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इन्हें कहा जाएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव poles of electric dipole. Second point, the line joining the two charges is called dipole axis. ये आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन जब दो चार्जेस -Q और +Q को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इस लाइन को आप क्या कहेंगे? डायपोल एक्सिस। सो दिस इज कॉल्ड डायपोल एक्सिस। ये डायपोल एक्सिस हो गया। और आगे बात करते हैं, एवरी इलेक्ट्रिक डायपोल इज एसोसिएटेड विद इट फिजिकल क्वांटिटी। ये इंपॉर्टेंट बात है, कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये आपको जो P दिख रहा है, P को हम बोलेंगे, P इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। P को आप कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और P को लिखा जाएगा, P इज डेफिनेटली अ वेक्टर क्वांटिटी Q इंटू 2L। चार्ज तो स्केलर होता है, तो ये आप एरो जरूर बना लीजिए। तो आप यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट
कि अगर आपको यूनिट निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। चार्ज की यूनिट देखिए कितनी होगी, कूलम। 2L की यूनिट मीटर, तो इट इज कूलम इनटू मीटर, कूलम इनटू मीटर। तो ये आपने नोट कर लिया। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, इजी टॉपिक है, पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। DPP 3rd आज अपलोड हो जाएगा, और लास्ट क्लास के जो डाउट क्लियरिंग थे उसका PDF भी आज अपलोड हो जाएगा, और आपने जो डाउट्स पूछे हैं आप लोगों ने वो भी आज अपलोड हो जाएंगे। तीनों चीज़ें आपको आज मिल जाएंगी। तो डायपोल बनाने के लिए क्या जरूरी है, हमारे पास कितने चार्जेस होने चाहिए, 2 चार्जेस होने चाहिए, दोनों स्मॉल चार्जेस होने चाहिए, उनकी मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, बट एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा है नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को हम बोलते हैं, दे आर कॉल्ड द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, और डायपोल्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसे कहेंगे हम डायपोल एक्सिस। डायपोल के केमिस्ट्री में तो बहुत एग्जांपल्स होते हैं, Na+1 Cl-1 को आप डायपोल मानते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और यूनिट भी आप निकाल सकते हैं, कूलम इनटू मीटर। अगर आपको डायमेंशंस निकालनी है तो कूलम की डायमेंशन होती है A/T। आप चाहें तो डायमेंशंस भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट डायमेंशंस ऑफ P, डायमेंशंस ऑफ P, कूलम एम्पियर इनटू T, meter is L, so you can write LTA. LTA as is the dimension of dipole moment. अब देखिए, अब आज का हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो दो इम्पोर्टेंट हम डेरिवेशंस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। अब आप जानते हैं, अब इसमें दो चीजें होती हैं। पहला केस हम कर रहे हैं एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। अब एक्सियल लाइन क्या होती है, आप नीचे डायग्राम को ध्यान से देखिए। जब हम माइनस क्यू और प्लस क्यू को ज्वाइन करते हैं, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है दैट इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। तो हमें एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डायपोल की। तो चलिए अब इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं ये डिस्टेंस कितना होता है, 2L होता है। हम एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं P। इस पॉइंट P पर हमें डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। सो दिस इज द एक्सियल लाइन, द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। अब P पर आप जानते हैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, एक माइनस क्यू चार्ज के लिए होगी और एक प्लस क्यू चार्ज के लिए होगी। माइनस क्यू चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स इट होती है। अब प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम प्लस क्यू। तो हमने लिखा E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप भी नोट करते जाइए। चलिए, E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, और फिर आगे हम लिख लेते हैं E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 is the electric field due to plus Q charge। तो E1 और E2 को हमने डिमार्क कर दिया, और हमने अब डिस्टेंस हमेशा हम डायपोल के मिड पॉइंट से मेजर करते हैं। हमने सपोज किया ये जो P हमारा पॉइंट है, ये डायपोल के मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है। डायपोल के मिड पॉइंट से, डायपोल के मिड पॉइंट को आप क्या सपोज कर लीजिए, OP। सो OP इज, लेट OP इज R। अब माइनस Q को हम A बोल देते हैं और प्लस क्यू को B बोल देते हैं। तो ठीक है, हमने डिस्टेंस पॉइंट P का कहाँ से लिया, डायपोल के मिड पॉइंट से लिया। लेकिन जब आप किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो जिस पॉइंट पर भी निकालते हैं तो उस पॉइंट का आपको पता होना चाहिए कि चार्ज से कितना डिस्टेंस है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ, द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम माइनस क्यू। तो वो हमारा हो जाएगा AP। AP is the distance of point P from A, from charge minus Q। अब AP को आप क्या लिख सकते हैं, अब देखिए ये मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका, L हो गया, और ये डिस्टेंस भी कितना हो गया आपका, L हो गया। तो AP को आप लिख सकते हैं AO प्लस OP R प्लस L। अब हम
प्लस क्यू चार्ज से देखेंगे कि हमारे पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है, दैट इज बीपी। बीपी को आप लिख सकते हैं ओपी माइनस ओबी। ओपी आर है और ओबी कितना हो गया आपका, देखिए डायग्राम एल। तो अब हमने ये डिस्टेंस निकाल लिया। अब हमें मालूम है कि पॉइंट पी का चार्ज माइनस क्यू से डिस्टेंस कितना है ए पी, और पॉइंट पी का प्लस क्यू चार्ज से कितना डिस्टेंस है, बीपी डिस्टेंस है। अब हम E1 और E2 को कैलकुलेट कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। अगली स्लाइड पे हम जा रहे हैं, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, एक ऐसे पॉइंट पर निकाल रहे हैं जो डायपोल की एक्सियल लाइन पर सिचुएटेड है। और एक्सियल लाइन क्या होती है, द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पे हमने पॉइंट पी को सिलेक्ट किया और इस पॉइंट पी पर हम डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे डायपोल में कितने चार्जेस होते हैं, दो चार्जेस होते हैं, एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है। तो यहाँ पे हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना पड़ेगा, वन इज ड्यू टू माइनस क्यू, अनदर इज ड्यू टू प्लस क्यू। अब E1 को भी आप लिख सकते हैं, तो देखिए व्हाट इज E1, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन AP स्क्वायर, एंड यू कैन ऑल्सो राइट E2 as 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon BP स्क्वायर। और आप जानते हैं कि ये P पर जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं ये दोनों अपोजिट हैं, दे आर अपोजिट टू each other. So to get the net electric field when two electric fields are opposite to each other, we'll have to subtract one electric field from the other electric field. तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा E1 और E2 में से बिगर मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है। तो डेफिनेटली E2 का मैग्नीट्यूड बिग है, इज बिगर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ E1। ऐसा क्यों, क्योंकि BP इज स्मॉल, जस्ट लुक एट द डायग्राम, BP इज स्मॉल एंड AP इज लार्ज। जब लार्ज से डिवाइड होगा तो वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल आएगी। सो E2 इज ग्रेटर देन E1। तो अगली स्लाइड पे जा रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2 माइनस E1। लेट्स फाइंड इट आउट। E2 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon BP square minus 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon AP square. So net electric field take common, Q upon 4 pi epsilon 0। अब आप कॉमन ले लीजिए, BP का वैल्यू आप जानते हैं R माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल होल स्क्वायर। अब आप एलसीएम ले लीजिए, R minus L whole square, okay, R plus L whole square. So R plus L whole square minus R minus L whole square. अब स्क्वायर को हमें ओपन करना पड़ेगा। अब हम सपोज कर लेते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E। अब हम आगे से इसे E ही लिखेंगे, E का मतलब है यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो यहाँ देखिए R माइनस एल और R प्लस एल दोनों का पावर सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं R minus L into R plus L whole power 2. Now square in numerator, R square plus L square plus 2LR 2RL, और यहाँ पे भी ओपन कर दीजिए R square plus L square minus 2RL। तो थोड़ा बहुत तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ये देखिए अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा Q upon 4 pi epsilon 0, we can write it R square minus L square whole square। और देखिए R square से R square यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, just see this, ये R square से R square कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए L square से भी L square क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या क्वांटिटी मिलेगी, तो you will get it E equal to Q into 4RL, ये 4 है, इसको तो दोबारा लिख देते हैं, let's write it, it is 4 upon R square
माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि Q इंटू 2L को आप क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी Q इंटू 2L इज P, so it is 2PR upon R square minus L square whole square. So that is the formula for electric field at a point on the axis of an electric dipole. सॉरी। तो ये बड़ा सिंपल था, इसमें कोई इशू नहीं था। हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, एक माइनस क्यू की और एक प्लस क्यू की, एंड दे सिंस दे आर एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर, so we have to subtract one field from the other field. So first of all, to do so we have to decide which field, electric field, has bigger magnitude. उसके बाद बिगर मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड से हम स्मॉलर मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और आगे आप इसमें यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, अगर डायपोल स्मॉल हो तो फॉर स्मॉल डायपोल हमेशा याद रखिए, मैं यहाँ से उसको यहाँ अलग से स्पेसिफाई कर देता हूँ। फॉर स्मॉल डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, ये 1/4πε0 भी हो, 2πr अपॉन 4πε0। स्मॉल डायपोल के लिए एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अपॉन r टू द पावर 4। अब आप r से r टू द पावर 4 को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो स्मॉल डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगी। तो स्मॉल डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, r से r टू द पावर 4 को कैंसिल करिए, स्मॉल डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E इक्वल टू 2p अपॉन 4πε0 r क्यूब, 2p अपॉन 4πε0 r क्यूब। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इस तरह से हम एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, और डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर ली। फॉर स्मॉल डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1/4πε0 2p by r cube. So this is the electric field due to small dipole. स्मॉल डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट कर ली। ये नोट कर लिया होगा आपने। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पे हमने फिर से इसको री एक्सप्लेन कर देते हैं। क्योंकि आपने E2 से E1 को माइनस किया है, E2 से E1 को माइनस किया है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो E2 की डायरेक्शन है। हमेशा याद रखिए, अगर क्योंकि आपने E2 से E1 को सब्ट्रैक्ट किया है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वही होगी जो E1 की डायरेक्शन है। तो अब देखिए केस 2, अब हम केस 2 कर रहे हैं। आपको अगर नोट करना है इसमें तो कुछ नोट कर सकते हैं। स्मॉल डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 1/4πε0 2p बाय r क्यूब। अब केस 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। अब देखिए इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। इक्वेटोरियल लाइन इज द बाइसेक्टोरियल लाइन, इसे बाइसेक्टोरियल लाइन भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए यहाँ पर आप, this distance is L, as you know that the distance between two charges is 2L. This is minus Q and this is plus Q. तो बाइसेक्टोरियल लाइन क्या होगी, इट इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमने एक पॉइंट सपोज किया, तो हम लिख देंगे लेट P इज एनी पॉइंट ऑन द equatorial line, on the equatorial line at a distance r from the midpoint of dipole, midpoint of dipole। ये देखिए, ये हमने r मान लिया। तो पाइथागोरस थ्योरम से अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं,
और इसको हमने क्या मान लिया, दिस पॉइंट इज कंसिडर्ड एज ओ। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, आप ए पी स्क्वायर को लिख सकते हैं ओ पी स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर। सो पहले डिस्टेंस निकालना जरूरी है, ओ पी इज आर स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर इज एल स्क्वायर। तो ए पी विल बी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी तरह हम बी पी स्क्वायर को भी निकाल सकते हैं। राइट हैंड पे जो ट्रायंगल है वहां पे पाइथागोरन थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, बीपी इस ट्रायंगल में अप्लाई कर दीजिए। तो बीपी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ओ पी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। सो बीपी स्क्वायर विल बी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बीपी विल बी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस तरह से हमने एपी और बीपी डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट पी पर जब आपको स्कूल एग्जाम में लिखना है या किसी एग्जामिनेशन में लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एट पॉइंट पी देयर विल बी टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ओके, वन इज ड्यू टू माइनस क्यू एंड अनदर इज ड्यू टू प्लस क्यू। दो ही चार्जेस हैं, जब स्पेस में दो चार्जेस होंगे तो हमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर करना पड़ेगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कंसिडर करना पड़ेगा। तो पी पर हमें माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है और प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है। और आप अच्छे से जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, दैट इज E1। तो E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। अब प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड, और we know it very well, the electric field developed by positive charge is always directed away from it। तो ये E1 और E2। अब हमें इनका वेक्टर रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमने डिस्टेंस की बात करी, उसके बाद हमने कंसीडर किया कि माइनस क्यू, हमने सपोज किया कि लेट E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, E1 इज द, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू and E2 is the electric field E2 is the electric field due to plus Q। अब हमें अगली स्टेप पे जाना है और हमें अब देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रायंगल, कंसीडर दीज टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO। ध्यान दीजिए, वन इज ट्रायंगल APO, अनदर वन इज ट्रायंगल BP एंड O। ये दोनों ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, तो आप आसानी से ये प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री, ये कॉमन साइड हो गई। और ये देखिए AP इक्वल टू BP, AP इक्वल टू BP, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर हम सपोज करेंगे लेट दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा, एग्रीड, बिकॉज द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमने एंगल PAO को हमने कितना सपोज कर लिया, एंगल PAO को हमने सपोज कर लिया थीटा, ठीक है। तो एंगल PAO को हम सपोज कर सकते हैं थीटा। तो ये आपने सपोज कर लिया, एंगल PAO को कितना सपोज कर लिया, थीटा सपोज कर लिया। उसके बाद वेट अ मिनट, एंगल PAO को आपने, क्योंकि हमें अगली स्टेप पे भी जाना है, ये सब लिखना पड़ेगा। एंगल PAO को हमने कितना सपोज कर लिया, एंगल PAO को हमने सपोज कर लिया थीटा। इसी तरह एंगल PBO, एंगल PBO भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए, इफ दिस एंगल इज थीटा, ओके, सो दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा। क्यों, alternate angles, because they are alternate angles। if this angle is theta then this angle will be also equal to theta। why, corresponding angle। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल्स। और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल।
तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये दोनों एंगल्स को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए हम E1 और E2 को निकाल सकते हैं। एक बार डायग्राम हम यहाँ पर और बना लेते हैं। वेट ए मिनट। So E1 is 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon AP square, and E2 will be 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon BP square, and you know that AP is equal to BP. So we can write E1 is equal to E2. E1 is equal to E2. हम आसानी से लिख सकते हैं कि E1 और E2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम उसे रिजॉल्व करेंगे। दिस वाज E1, लेट इट इज इक्वल टू कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं E। ये एंगल कितना है, थीटा, और E2 भी E होगा, दैट इज इक्वल टू E। E1 इक्वल टू E। अब हम इसे रिजॉल्व करेंगे। नाउ विल रिजॉल्व इट। तो E1 का एक कंपोनेंट आएगा E1 cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा E1 sin थीटा। उसी तरह अब हम E2 को रिजॉल्व कर रहे हैं। E2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा E2 cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा E2 sin थीटा। सो E1 sin थीटा, अगर आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो डेरिवेशन कितना आसान हो जाता है ना। सो E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा will cancel each other, will cancel each other. Why they will cancel each other? Because E1 and E2 have same magnitude, and E1 cos theta is added to E2 cos theta. So the net electric field will be E1 cos theta plus E2 cos theta. So the net electric field will be 2E cos theta, 2E cos theta. अब देखिए यहाँ पर हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये देखिए आप, ये A था, ये P था, और ये था O। दिस इज L, दिस इज थीटा, एंड दिस इज रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ से हम वैल्यूज अब डालेंगे। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन AP स्क्वायर, cos theta base upon hypotenuse, that is AP. So 1 upon net electric field will be equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 2QL upon AP to the power 3, and you know that AP is root of R square plus L square, और रूट को आप किस पावर से बताते हैं, 1/2 से। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2QL को आप लिख सकते हैं P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 3/2। इस तरह से हम इक्वेटोरियल लाइन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर लेते हैं। आसान है, आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है। तो जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, बहुत आसान हो जाती है। यहाँ कुछ ओवर राइटिंग हो रही है तो मैं उसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। एक मिनट, गिव मी टाइम, आई विल राइट हियर। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 1/2। रूट को 1/2 की पावर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्मॉल डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। फॉर स्मॉल डायपोल L स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0,
तो फॉर स्मॉल डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब, P अपॉन आर क्यूब, क्योंकि एल स्क्वायर को आपने जीरो रख दिया तो बच क्या जाएगा, व्हाट इज लेफ्ट, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के ऊपर पावर कितनी होगी, आर स्क्वायर के ऊपर पावर कितनी होगी 3/2, आर स्क्वायर के ऊपर पावर कितनी होगी 3/2, आर स्क्वायर के ऊपर पावर कितनी होगी 3/2, तो हो जाएगा 1/4πε0 P बाय आर क्यूब। इस तरह से हम इक्वेटोरियल लाइन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण सो फार वी हैव डन टू केसेस। इन केस 1 वी कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। केस 2 में हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन का मीनिंग बहुत सिंपल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। Perpendicular bisector line is called equatorial line, and you know that perpendicular bisector is very simple, a line which bisects at right angle, a line which bisects at right angle. So is it clear to you? So let's move further, आगे हम बढ़ते हैं। अब हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के कितने केसेस कर लिए, दो केसेस कर लिए, एक एक्सियल पोजीशन में कर लिया, एक इक्वेटोरियल पोजीशन में कर लिया। अब हमें कुछ चीजें और सीखनी है जो मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए सबसे पहला पॉइंट, ये हमने डायपोल को ड्रॉ कर लिया -q +q, और हमने एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था, और कितने डिस्टेंस पे कैलकुलेट किया था, एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम मिड पॉइंट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर ली 1/4πε0 2p बाय आर क्यूब। अब देखिए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट that is called P. Electric dipole moment is always directed from negative charge to positive charge. Electric dipole moment is always directed from negative charge to positive charge. तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट जनरली बनाएंगे, इन एक्सियल पोजिशन, जस्ट मिनट, in axial position the net electric field, the net electric field and electric dipole moment are in same direction. So I want to say that angle between E and P is 0 डिग्री। ये एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है और वेक्टर को आपको हमेशा डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। सो दिस इज द नोट नंबर 1। अब हम आते हैं नोट नंबर 2। जस्ट अ मिनट, -q +q, और हम बात कर रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन पर। अभी आपको याद होगा हमने E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को ऐड करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। यही डायरेक्शन है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन इक्वेटोरियल पोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड and
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड P आर अपोजिट, देखिए डायग्राम, आर अपोजिट टू ईच अदर। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एंगल बिटवीन जस्ट a minute, अगेन ओवर राइटिंग इज देयर, इसको थोड़ा हम अगली स्टेप में लिख लेते हैं। तो वी वांट टू से दैट एंगल बिटवीन E and P is 180 डिग्री। ये देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, एंड व्हाट इज द सेंस ऑफ ए वेक्टर? डायरेक्शन इज द सेंस ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर इज इनकम्प्लीट विदाउट डायरेक्शन। तो वेक्टर को आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, तो आपको उसकी उसकी डायरेक्शन देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, व्हाट वी हैव डन, इट इज वेरी सिंपल। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन से कनेक्ट कर दिया। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन से कनेक्ट कर दिया, और कुछ नहीं किया। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को यहाँ डिफाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये हमने किया, तो ये आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज लिख दूं, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, आई विल राइट इट। स्मॉल डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 P बाय आर क्यू, P बाय आर क्यू। और एक और चीज बड़ी क्लियर होती है यहाँ पर, जो समझ में आती है हम लोगों को, that we understand from here। अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, E एक्सियल याद रखने के लिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बाय आर क्यूब, एंड E इक्वेटोरियल इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 P बाय आर क्यूब। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम इलेक्ट्रिक डायपोल की दो पोजीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, एक एक्सियल पोजीशन में और सेकंड इक्वेटोरियल पोजीशन में। तो आगे बढ़ते हैं। डायपोल एक सिंपल सब्जेक्ट है। देखिए अब यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज आ गई, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए सबसे पहले यहाँ हमें डिफाइन करना पड़ेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग बहुत सिंपल है, electric field is same at every point. If I say electric field is same at every point, इसका मतलब है I want to say that electric field is same at every point in magnitude as well as in direction। यहाँ पे मैंने लिखा है, हेडिंग दे दी है टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। फिर टॉर्क के बारे में भी बात करते हैं। प्लेस इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया। बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वी मीन एन इलेक्ट्रिक फील्ड whose magnitude, सिंपल इंग्लिश मैंने यूज करी है, whose magnitude as well as direction are same at every point। सेकंड मैंने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा है, वो आपको भी मालूम होना चाहिए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, मैं बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इट का मीनिंग यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये देखिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दिख रही है, विच आर पैरेलल। ये देखिए विच आर पैरेलल इक्विडिस्टेंट। तो हर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, इक्विडिस्टेंट होती है, एंड पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। सिंपल इंग्लिश यूज करिए, तो ये आप इसे नोट कर लीजिए, पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन।
और ये डायपोल तो आपको बता ही दिया है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि E इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। E is the uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब टॉर्क का मीनिंग क्या होता है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताते हैं। टॉर्क कॉजेज रोटेशन। टॉर्क इज द रीजन टॉर्क इज द रीजन बिहाइंड एनी रोटेशन। जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसका रीजन क्या होता है? टॉर्क। सेकंड, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसका रीजन क्या होता है? फोर्स। तो टॉर्क कॉजेज रोटेशन, फोर्स कॉजेज लीनियर मोशन। दो बातें याद रखिए, फिजिक्स को डीकोड करिए। फोर्स कॉजेज लीनियर मोशन और चेंज इन लीनियर मोशन। तो टॉर्क कॉजेज रोटेशन और चेंज इन रोटेशन मोशन, रोटेशनल मोशन। तो ये वर्ड हो गया टॉर्क। सॉरी। तो ये कैसी हो गई? यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अगली स्लाइड पे जा रहे हैं, आपने इसे ड्रॉ कर लिया। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट एवरी पॉइंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है और उस वक्त जब हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करते हैं तो वो कैसी होती हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पैरेलल होती है और इक्विडिस्टेंट होती है। पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट एंड pointing in the same direction, pointing in the same डायरेक्शन। तो नोट कर लिया आपने। अब देखिए, फिर से इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर लीजिए। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि whenever a charge is kept in the uniform electric field, whenever a charge is kept in uniform electric field, then uniform electric field applies force on the charge. Then uniform electric field applies force on the charge. आराम से टाइम ले लीजिए, बाद में लिखिएगा। And we have already studied the positive charge experiences the force in the direction of electric field. Positive charge experiences the force in the direction of electric field, and negative charge experiences the force in a direction opposite to the electric field. तो आप जानते हैं यहाँ पे डायपोल में दो चार्जेस होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्या होता है जब हम डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं? व्हेन वी कीप द इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लस के ऊपर फोर्स कहाँ लगता है? फील्ड की डायरेक्शन में। और माइनस के ऊपर फोर्स कहाँ लगता है? फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आपको फिगर में बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप भी नोट कर लीजिए। when an electric dipole when an electric dipole having dipole moment p having dipole moment p is placed in an uniform electric field E is placed in an uniform electric field E with its axis, ये डायपोल का एक्सिस दिख रहा है आपको, with its axis making angle theta with respect to the making angle theta with respect to the direction of electric field। तो डायपोल का जो एक्सिस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। with its axis making an angle theta with respect to the direction of electric field, then two equal and opposite, यहाँ पे हमने लिखा है then two equal and opposite forces। ये देखिए आपके, ये F इक्वल टू ई क्यू और ये प्लस क्यू पे लगने वाला फोर्स कैसा है? ई क्यू। और माइनस क्यू पे लगने वाला फोर्स क्या है? ई क्यू। दे आर इक्वल, दिख रहा है ना आपको? उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट दे एक्ट अपोजिट टू ईच अदर। इसलिए हमने लिखा है देन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल।
as these forces act along the different lines of action, as these forces act along different lines of action। इसको समझाएंगे। अब मान लीजिए ये डायपोल है, प्लस क्यू पे फोर्स कैसे लगता है, देखिए यहाँ पर लगता है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो गई। पेंसिल देख रहे हैं आप, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑन प्लस क्यू। अब माइनस क्यू पर फोर्स कहाँ लगता है, इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए। तो ये इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, नीचे वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, और ये ऊपर वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया, these forces act along different lines of action, hence they form a force couple। what is force couple? when two forces, देखिए फोर्स कपल को बनाने के लिए कई चीजों की जरूरत होती है। पहला पॉइंट, फोर्स कपल के लिए पहला पॉइंट आप याद रखिए, टू फोर्सेस should be equal, two forces should have different line of action, two forces should have different line of action, they should act on the same body, they should act on the same body। third, they should act opposite to each other, they should act opposite to each other। due to this force couple, dipole rotates। अब देखिए कैसे रोटेट होता है, इसको देखिए आप, ये प्लस क्यू है, इस पर फोर्स कैसे लग रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ये ऐसे रोटेट करेगा। और माइनस क्यू पर फोर्स कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में। क्योंकि फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इसलिए वो कपल फॉर्म करेंगे, कपल फॉर्म करेंगे। और कपल क्या करेगा, डायपोल को रोटेट करेगा। आप खुद इमेजिन करिए इस फिगर में, जब डायपोल रोटेट होगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है दे फॉर्म ए फोर्स कपल, ड्यू टू दिस फोर्स कपल डायपोल रोटेट्स एंड ट्राई टू अलाइन, ऐसे हो जाएगा देखिए, अलाइन विद का मतलब होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन करेगा। इसका मतलब इट विल ट्राई टू ब्रिंग इटसेल्फ इनटू इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, rotates and try to align itself along the direction of electric field। तो इस कपल के कारण एक टॉर्क क्रिएट होता है, फोर्स कपल के कारण एक टॉर्क क्रिएट होता है, और वो टॉर्क डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करता है। तो इन ए सिंपल इंग्लिश यू कैन राइट डाउन द फोर्स कपल ट्राइज टू रोटेट the dipole in the direction of electric field। you can always use the a simple English। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमें इस टॉर्क को कैलकुलेट करना है, तो चलिए अब हम अपनी प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। डायग्राम बना लीजिए, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, दैट इज पी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट and electric field, electric dipole moment P and electric field E। अब हम कैलकुलेट करेंगे टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल, टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल। इस फोर्स कपल के कारण हम टॉर्क क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। विल कैलकुलेट द फोर्स ड्यू टू टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल। तो टॉर्क को हम डिनोट करेंगे, जस्ट अ मिनट, तो टॉर्क को हम डिनोट करेंगे टाउ से, ऐसे बनाएंगे। टॉर्क होगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय सिंपल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the forces, perpendicular distance between the forces। अगर आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है तो फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो r is the perpendicular distance। अब देखिए r परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों है, r is the perpendicular distance
ये देखिए ये एंगल, चलिए मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको। रेड इज वेरी गुड। ये देखिए आर को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों कहेंगे, क्योंकि इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से वो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। इधर भी आप देखिए ये एंगल भी कितना है, 90 डिग्री, इसलिए आर क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा एक और चीज आप देखिए, आप इस ट्रायंगल में साइन थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन थीटा, ये देखिए आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में साइन थीटा को आप कैलकुलेट कर सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। समझ में आ गया आपको? ये जो आपको ट्रायंगल है इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आर को आप इजीली निकाल सकते हैं, आर इज 2l साइन थीटा। और आप जानते हैं 2l इज द डिस्टेंस बिटवीन, 2l इज द डिस्टेंस बिटवीन, 2l डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो इस तरह से हम साइन थीटा को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगली स्लाइड पे जा रहे हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। तो डायपोल पे दो फोर्सेस लगेंगे, एक प्लस के ऊपर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और माइनस के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा, इन डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि थीटा इज एट एनी इंस्टेंट, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। उस समय एंगल थीटा बन रहा है। तो इस ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इस ट्रायंगल में आपने क्या करा, साइन थीटा को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम अगली स्लाइड पे जा रहे हैं और अब हम कैलकुलेट करेंगे टॉर्क को। ये देखिए कुछ हमारे पास, हमें उसी स्लाइड पे काम करना पड़ेगा। तो टॉर्क को कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए अब हम टॉर्क को थोड़ा कलर चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए टॉर्क, फोर्स क्या हो गया ई क्यू, और ये हो गया 2l साइन थीटा। तो देखिए q इंटू 2l क्या होगा, p होगा। तो टॉर्क हो गया आपका pe साइन थीटा। टॉर्क कितना हो गया, pe साइन थीटा। तो डायपोल पे लगने वाला टॉर्क क्या होगा, pe साइन थीटा। तो ये क्लियर हो गया। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल इज pe साइन थीटा। अब टॉर्क के बाद अब इस देखिए, तो आप सब लोग ऐसे नोट कर लीजिए कि देखिए मैं आपको अगली स्लाइड में नोट कराना चाहता हूँ। फिर देखिए आप लिखिए when an electric dipole, important point है, is kept in uniform electric field। आपको ऐसा एग्जामिनेशन में लिखना चाहिए। then it experiences then it experiences a force couple which tries to rotate the electric dipole, which tries to rotate the electric dipole in the direction of, in the direction of electric, ये नटशेल हो गया, in the direction of electric field। although the net force, इसको समझिएगा आप, although the net force on electric dipole is जीरो। तो देखिए नेट फोर्स जीरो होगा क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। पर फोर्स कपल के कारण अब हम बात करते हैं टॉर्क का, हमने वैल्यू निकाल लिया कितना है, पीई साइन थीटा। तो हम बात करते हैं मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा। डेफिनेटली साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, पी। ओके, और मिनिमम टॉर्क क्या होगा, जीरो।
अब जीरो का मतलब है नो टॉर्क एक्ट्स ऑन द डायपोल। डायपोल पे कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं करता है। कब ये पॉसिबल है, तो अगली स्लाइड पे हम इसको लिखेंगे। विल राइट ऑन द which tries to rotate the electric dipole in the direction of electric field। अब देखिए, अब हम इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, ये देखिए। Equilibrium position of an electric dipole in uniform electric field. This is shown. So अब देखिए, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, वेट अ मिनट, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन of dipole, net force 0, torque 0, that is called the equilibrium position। that is the meaning of equilibrium position। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डायपोल पर ना तो फोर्स अप्लाई होता है, ना टॉर्क अप्लाई होता है। अब देखिए, कुछ एक क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, अब हम उस पर भी बात करते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई, और इसे हम इसे बोलेंगे स्टेबल पोजीशन। स्टेबल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टेबल पोजीशन। इसे स्टेबल पोजीशन भी कहा जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टेबल पोजीशन। और अनस्टेबल तो आप जानते हैं, जब डायपोल 90 डिग्री पे होगा तो मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन कहलाएगी। तो टॉर्क की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, और जब टॉर्क की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी तो मैक्सिमम रोटेशनल टेंडेंसी रहेगी। तो इस तरह से आप इन सब चीजों को इजीली कर सकते हैं, है ना। तो आसानी से हम इन सब चीजों को वर्कआउट कर सकते हैं। तो स्टेबल पोजीशन, अनस्टेबल पोजीशन। अब अगर हम डायपोल को स्लाइटली डिस्टर्ब कर दें स्टेबल पोजीशन से, तो क्या होगा, then it will not be in the direction of electric field। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को छोड़ेगा, as soon as the dipole leaves the direction of electric field, it becomes unstable। it becomes unstable। why it becomes unstable? Because as soon as the dipole leaves the equilibrium position, a torque will start acting on the dipole, और टॉर्क उसे अनस्टेबल कर देगा, फिर उसे रोटेट करेगा। टॉर्क उसे क्या करेगा, रोटेट करेगा, एंड ट्राइज टू, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टॉर्क? टॉर्क ट्राइज टू ब्रिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन करने की कोशिश करता है। तो ये अनस्टेबल की बात होती है। हम बात कर रहे थे, अब कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया कि आप ऑसिलेशन ऑफ डायपोल, टाइम पीरियड ऑफ डायपोल निकालिए। निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि whenever a dipole is kept in uniform electric field, एक और लैंग्वेज हम बात करते हैं, whenever an electric dipole is kept in a uniform electric field, it does not experiences any force, it only experiences a torque। why we say that it does not experiences a force? आप बोलेंगे सर उस पर तो दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हाँ भाई, दो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, पर अगर हम नेट फोर्स की बात करें, दोनों फोर्सेस कैसे हैं?
both the forces are equal, okay, both the forces are opposite, so the net force is zero. And always remember, when net force is zero, no translatory motion is possible. What is translatory motion? Translatory motion is very simple. Just look at my hand. माउस है मेरे हाथ में, ये देखिए ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन का मीनिंग बहुत सिंपल होता है. सेंटर ऑफ मास मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन. सेंटर ऑफ मास मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. और चलो और इसको और सिंपल बना देते हैं. लीनियर मोशन को हम कह देंगे, लीनियर मोशन को हम कह देंगे ट्रांसलेटरी मोशन. तो हमेशा याद रखिए, आप इसको चाहे तो लिख भी सकते हैं. हम अगली स्लाइड पे जा रहे हैं. देखिए, when dipole is kept in uniform, okay, electric field, then it does not perform any kind of translatory motion. It performs only rotational motion. ये स्टेटमेंट आप याद रखिए. किसी भी तरह का कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा. और इसके पीछे रीजन है कि नेट फोर्स क्या है. नेट फोर्स क्या है? जीरो है. इस पॉइंट को नोट कर लीजिए. आज DPP3 अपलोड हो जाएगी. और आई एम सॉरी कि मैं PDF अपलोड नहीं कर पाया पिछली क्लास के, और ये दोनों क्लास के मैं PDF अभी अपलोड कर दूंगा विद इन 1 to 2 आवर्स. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी मैं अपलोड करना चाहता हूँ, कि जो आप पढ़ रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कैसे आए हैं. हाँ, यस यस यस, टुमारो टेस्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ. बिल्कुल मैं इन्फॉर्म करता हूँ. मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए. अगर टेस्ट मेंशन है तो बिल्कुल हो जाएगा. तो टेस्ट का टाइम हम इवनिंग वगैरह का रख लेंगे. तो इस क्लास को अभी हम एंड कर रहे हैं. और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकूँ और आप अच्छा मार्क्स. और मंडे से बैकअप क्लासेस भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. तो अगर आपको बैकअप क्लासेस अटेंड करनी तो आप उसे दोबारा अटेंड कर सकते हैं. अगर किसी नए स्टूडेंट को ज्वाइन करना है तो वह बैकअप क्लासेस में ज़रूर ज्वाइन कर सकता है. और ये मैं अभी PDF अपलोड कर देता हूँ. और आपके डाउट्स भी अपलोड करूँगा आज मैं. तो ठीक है. तो अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? डायपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल. मैं आपको पहले से बता देता हूँ. टाइम पीरियड ऑफ डायपोल, ऑसिलेशन ऑफ डायपोल, और भी कुछ एक दो तीन बढ़िया चीज़ें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं. तो मुझे तो ये क्लास लेने में बहुत मज़ा आती है, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी एंजॉय करना चाहिए. लैपटॉप पे आप ऐप डाउनलोड करके क्लास देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अपनी आँखों का बहुत ख्याल रखिए, और आँखों को छींटे मार के 2 या 3 बार दिन में वॉश करें. ये मेरी आपसे एडवाइस है. तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में. बाय, सी यू.